भाई साहब, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 गोल ठोक दिए एथलेटिक क्लब को बार्सिलोना ने। और भाई यही तो मज़ा है अपने होम पे वापस आके। एक तो होम पे आने की खुशी, ऊपर से एथलेटिक क्लब को हराने की खुशी, ऊपर से जब निको विलियम्स का वो सब्स्टिट्यूशन होते देखा और उसका मुंह उतर गया था उस चीज़ की खुशी, ऊपर से 4 गोल मारने की खुशी, लमीन यमाल के ट्रिवेला पास की खुशी, खुशी ही खुशी। भाई एज अ बार्सिलोना फैंस आप आनंद में ही हो हमेशा। फाइनली कैसा लगा आप लोगों को अपनी टीम को दोबारा होम पे खेलते देखते हो? भाई आनंद आ गया, आनंद आ गया। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा जिसे विदेश भेज दिया हो, बहुत सालों बाद विदेश से लौट के आ रहा है। और भाई मैं तो तरस गया था इस वाइब के लिए, इस एटमॉस्फेयर के लिए, बार्सिलोना का जो एटमॉस्फेयर है, इस ब्यूटीफुल स्टेडियम को देखने के लिए। फाइनली वी आर बैक एंड वी आर सो डैम बैक। भाई एथलेटिक क्लब की तरफ से आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बिट ऑफ अ फाइट। मतलब ऐसा लग रहा था कि एक तरफा मैच हो रहा है और एथलेटिक क्लब जो है एक ऐसे 11 प्लेयर्स के साथ खेल रही है जिनके शरीर में आत्मा ही नहीं है। मतलब कुछ डोमिनेशन ही दिख ही नहीं रही भाई उनकी, ना पोजेशन अपने पास रख रहे हैं, ना शॉट्स ऑन टारगेट। और ऐसा लग रहा था कि बार्सिलोना ही खेल रही है पूरे फर्स्ट मिनट से लेकर 90 मिनट तक। और निको विलियम भाई तू कहाँ था? इसीलिए ज्वाइन की थी क्या एथलेटिक क्लब तूने, ये दिन दिखाने के लिए? भाई निको विलियम को चलने नहीं दिया जोल्स कुंडे ने। हमारा जो कुंडे है ना, उसने ऐसी कुंडी लगा दी पीछे से, जितनी बार भी भाई बॉल जा रही थी निको विलियम्स के पास, जोल्स कुंडे और एरिक गार्सिया पता नहीं इनमें माता आ जा रही थी या क्या, भाई पता नहीं कहाँ कहाँ से आके टैकल मार रहे हैं और बॉल विन कर रहे हैं। निको विलियम को तो नहीं चलने दिया। और निको विलियम के लिए जो फैंस का हेट था वो साफ साफ दिख रहा था, क्योंकि जितनी बार भी निको विलियम्स पे बॉल आ रही थी फैंस वर बूइंग। पूरा जितना भी स्टेडियम है, और अभी तो 45,000 ही थे भाई। जब यही स्टेडियम पूरा फुल पैक होगा, 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे फैंस होंगे, उसके बाद हालत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। और निको विलियम की ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि उसे सब्स्टिट्यूट करना पड़ गया था। भाई मैच में वैसे भी वो कुछ नहीं कर रहा था, ऊपर से हर बार फैंस बू कर रहे थे, तो मैनेजर का सही डिसीजन था उसे सब्स्टिट्यूट करने का। और सब्स्टिट्यूट जब हुआ, जाते उसका फेस देखना भाई साहब, आनंद आ गया। टू बी ऑनेस्ट, हांसी फ्लिक ने जो लाइनअप खिला रखा था ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने प्रीव्यू के बारे में डिस्कस किया भी था कि कैसे कैसे कौन खेल सकता है, कौन प्लेयर कहाँ पे रह सकता है। रैशफर्ड के बारे में काफ़ी सारे लोग पूछे रहे। रैशफर्ड भाई बीमार हो गया वो बंदा, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट दिया गया, इसीलिए ऐसे कोई सीरियस चीज़ नहीं है, बट स्टिल रेस्ट उसको ज़रूरी था देना ताकि वो जल्दी से रिकवरी करके आ पाए। फ्रैंकी डियोंग वो सस्पेंडेड, खिला नहीं सकते थे। पेड्री अभी भी रिकवरी पे लगा हुआ है। तो वो जो डबल पिवट देखने को मिला ना वहाँ पे, फर्मीन लोपेज और डैनी ओल्मो का, भाई आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये पिवट पीछे होगा और इनके आगे कोई खेलेगा। मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग कसेडो और ओल्मो का डबल पिवट एट द बैक और फर्मीन लोपेज एज अ सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर, ये मैंने एक्सपेक्ट करके। बट भाई एरिक गार्सिया को हांसी फ्लिक ने डाल दिया डिफेंसिव मिडफील्डर की पोजीशन पे। और वो बंदा मतलब है क्या भाई, तू क्या हीरा ठाकुर है क्या भाई? कुछ भी काम कर लेगा, कोई भी रोल प्ले कर लेगा भाई। तू सेंटर बैक तू खेल लेता, राइट बैक तू खेल लेता, लेफ्ट बैक तू खेल लेता, अब तो डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल लेगा। एरिक गार्सिया को हांसी फ्लिक ने फुल्ली फ्रीडम दे रखी थी कि यू कैन ऑपरेट बिटवीन द लाइंस, और वो उस मिडफील्ड और डिफेंस की लाइन के बीच में भाई खुलेआम घूम रहा था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, टैकल्स मार रहा था, बिल्डअप में हेल्प कर रहा था। और कितनी ही बार तो हमने उसे एज अ अटैकिंग लाइन में खेलते हुए देखा। वो जो गोल मारा फर्मीन लोपेज ने, उसमें गार्सिया का ही तो असिस्ट था भाई, कहां से बॉल लेके आया था वो, तो ही वॉज आउटस्टैंडिंग। गार्सिया वॉज द रीजन कि जिसकी वजह से पूरा बार्सिलोना का जो डिफेंसिव स्ट्रक्चर था आज वो ज्यादा स्टेबल था और इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं था जितना हम बाकी यूजुअली डेज पे देखते हैं, क्योंकि बार्सिलोना की डिफेंसिव लाइन बहुत जल्दी एक्सप्लॉइट हो जाती है। और एरिक गार्सिया को जो फ्री हैंड मिला हुआ था कि तू भाग, तू पीछे ट्रैक बैक कर, तू अटैक में खेल, उसकी वजह से काफी ही ज्यादा न्यू सेंस। पहली बात तो वो ओपोनेंट का बिल्डअप प्ले ही नहीं होने दे रहा था, काफी ज्यादा अच्छी प्रेसिंग कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हो रहा था कि वैसे तो मिडफील्ड में थोड़ी भी बॉल नहीं रख पा रही थी एथलेटिक क्लब, बट अगर वो बिल्डअप करने की कोशिश भी करते तो एरिक गार्सिया वॉज देयर। ऐसे ही एरिक गार्सिया को खामखा स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिली है भाई, ही वॉज एवरीवेयर डूइंग एवरी पॉसिबल जॉब फॉर द टीम। और भाई मेरी रिक्वेस्ट है हांसी फ्लिक से कि भाई एक बार ये एक्सपेरिमेंट तू फ्रैंकी डियोंग और पेड्री के डबल पिवट के साथ भी करके देखना। ये फ्रैंकी एंड पेड्री आर प्लेइंग इन द फ्रंट, जहां पे फर्मीन और ओल्मो ऑपरेट कर रहे थे, और सेम एरिक गार्सिया बिहाइंड देम एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर। और भाई जिरार्ड मार्टिन का मुझे समझ नहीं आया, जिरार्ड मार्टिन ने कैसे भाई सेंटर बैक इतने अच्छे से खेल लिया। आई थिंक हांसी फ्लिक ने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से की है टीम के साथ, वह है कि पूरी टीम को वर्सेटाइल बना दिया है।
कोई प्लेयर किसी भी पोजीशन पे खेल सकता है। अब हमने देखा कि रैशफोर्ड वाज नॉट अवेलेबल, तो फेरन टोरेस एज अ लेफ्ट विंग रैशफोर्ड की जगह ऑपरेट कर रहा था एंड ही वाज प्रीटी गुड भाई, 2 गोल निकाले बंदे ने। थोड़ा सा डैनी ऑल्मो से भाई मैं नाराज हूँ क्योंकि ही इज एज ऑलवेज मिसिंग चांसेस। मतलब ठीक है वो वहाँ पे ऑपरेट मिडफील्ड में अच्छा करता है और बिल्डअप प्ले कर लेता है, बॉल कंट्रोल कर लेता है, पोजेशन रख लेता है, बट द मेन थिंग आज भी हमने देखा कि उसने 1-2 अच्छे अच्छे चांसेस मिस किए जहाँ पे लमीन यमाल ने एक बहुत ही अच्छा डिफेंस पेनिट्रेटिंग पास डाला था पीछे से, जो कि बहुत ही इजीली फिनिश हो सकता था। बट फिनिशिंग की प्रैक्टिस करवाओ भाई 1-2 घंटा आफ्टर द प्रैक्टिस। वंस अगेन फर्मीन लोपेज की परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ भाई मैं। भाई ही इज ऑलरेडी अ स्ट्राइकर, हमारे लिए मिडफील्ड में खेलता है बट ही इज वर्किंग एज अ स्ट्राइकर भाई, हर मैच में गोल मार देता है। और इसके एनर्जी रिजर्व्स तो ऐसे हैं भाई, भागता रहता। डिफेंस में आप देखोगे, मिडफील्ड में ऑपरेट करते देखोगे और सूंघ लेता है भाई कहाँ बॉल आने वाली, कहाँ रिबाउंड आएगा और उस जगह प्रेजेंट होता है एंड ही स्कोर्स गोल अगेन एंड अगेन फॉर बार्सिलोना। और हमारे बुढ़ाऊ 11 गोल्स की जी ने पहला गोल मार के उद्घाटन कर दिया था भाई। काफ़ी डिफिकल्ट एंगल था और आई थिंक उसका एक्सपीरियंस काम आया, वही वो करता है। ही इज़ नोन फॉर दीज टाइप्स ऑफ फिनिश। भाई बहुत ही मुश्किल था वहाँ से क्योंकि 7 to 8% चांसेस थे वहाँ से फिनिश करने के और बस पता नहीं कैसे उसने फिनिश कर दी वो बॉल। इवन ऊनॉय सिमियोन की तरफ से भी हमें आज थोड़ी सी ऐसी गंदी सी गोलकीपिंग देखने को मिली। फेरन टोरेस का भी वो गोल सेव हो सकता था। हमारा स्टार प्लेयर लमीन यमाल, आई थिंक लमीन यमाल भी एन को फॉलो कर रहा है, नो निकोल नवंबर। भाई बिल्कुल ब्रेकअप होने के बाद ही इतना तगड़ा खेल रहा बंदा, हर एक मैच में परफॉर्मेंस निकाल के लेके आ रहा है। और जो उसके पासिस थे और ओवरऑल गेम्स थी भाई, क्या ड्रिबल कर रहा था, क्या एंकल ब्रेकर मारे थे उसने। वो जो फेरान टोरेस को भाई जो उसने बॉल निकाल के दी थी एट द एंड ऑफ द सेकंड हाफ, मतलब जो सबसे लास्ट का गोल था, उससे पहले उसने भाई क्या ड्रिबल की थी वहां पे। इवन दैट ट्रिवला पास जो उसने अगेन फेरन टोरेस को दिया था फर्स्ट हाफ के एंड में, भाई साहब क्या पास था वो, मतलब आत्मा तृप्त। ब्रेकअप के बाद ये सारे लौंडे अगर इतना खतरनाक खेलेंगे तो एक काम करो, इनका सबका ब्रेकअप करवाओ। इन दी एंड फाइनली जिसका हम सबको इंतजार था, जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी, राफीनिया द ब्राजीलियन राफू वापस आ गया भाई। और राफू ने सिर्फ लास्ट के 10 मिनट उसे खेलने को मिला, अच्छी परफॉर्मेंस थी, मतलब क्या ही जज करूँ 10 मिनट की परफॉर्मेंस पे, लेकिन ही इज बैक इन द टीम। राफीनिया ने आते ही एक बहुत ही तगड़ा शॉट लिया था जस्ट आउटसाइड द पेनल्टी बॉक्स और वो थोड़ा सा ही मिस हुआ था, नहीं तो इट वाज ऑलमोस्ट अ गोल। और मैं हांसी फ्लिक की तारीफ करूंगा क्योंकि उसने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया लास्ट के 10 या 15 मिनट राफीनिया को भेज के, क्योंकि अगर वो पूरा सेकंड हाफ खिलाता तो देखो भाई ही इज कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, अभी बॉडी इसकी रिकवरिंग मोड पे ही है, तो ठीक है थोड़े बहुत ही मिनट्स देने चाहिए, हद से ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि बॉडी पे अगेन स्ट्रेन पड़ सकता है और फिर से इंजरी होने के चांसेस हैं। चेल्सी वाले मैच में मे भी हमें स्टार्टिंग लाइनअप में देखने को मिल सकता है। मेरा ऑनेस्ट आंसर यही है कि ये जो पूरी फॉर्मेशन आज हांसी फ्लिक ने खिलाई थी ये काफ़ी अच्छे से वर्क की फॉर बार्सिलोना। और मैं वंस अगेन देखना चाहूँगा एरिक गार्सिया को एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर की जॉब लेते हुए, वो रोल पूरा करते हुए, क्योंकि उसने बहुत ही तगड़ा खेला वहाँ पे। बस फिर बात ये हो जाती है कि सेंटर बैक आप किसको खिलाओगे, बट जेरार्ड मार्टिन कुबार्सी के साथ भी बहुत अच्छा खेला, कुबार्सी अराहो के साथ भी काफ़ी अच्छा पेयर अप किया। तो राइट बैक हमारे पास कुंडे, लेफ्ट बैक बाल्डे, तो आई थिंक डिफेंसिव प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व होती दिख रही है। और बीच में न्यूज़ आई भी थी कि हांसी फ्लिक वाज वर्किंग ऑन दिस एक्सप्लॉइटेशन जब इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा था। आई थिंक बहुत ही अच्छे से वर्क किया है हांसी फ्लिक ने। एंड अब तो मैं यही चाहूँगा कि रियल मैड्रिड जो है वो आज के मैच में पॉइंट्स ड्रॉप कर दे एंड वंस अगेन बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के पॉइंट्स बराबर हो जाएं। खैर नेक्स्ट मैच हमारा चेल्सी से है, जिससे पहले कि हमारे लमीन यमाल भैया ने एक तो ऐसे कंट्रोवर्शियल कमेंट से बोल दिए, बट ठीक है थोड़ा सा मीडिया भी अपनी तरफ से बना के बताती है चीज़ों को। ठीक है, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद लमीन यमाल्स परफॉर्मेंस। सारे प्लेयर हमारे वापस आ चुके हैं, पेड्री में भी शायद आ जाए वापस तब तक, बट अगर नहीं भी आया तो स्टिल आई थिंक हमारे पास काफ़ी अच्छी टीम है। फ्रैंकी डियोंग तो हमें देखने को मिलेगा ही अगेंस्ट चेल्सी, तो लेट्स सी कि चैंपियंस लीग में अगेंस्ट चेल्सी, क्योंकि चेल्सी एक वो टीम है जो मतलब एथलेटिक क्लब से तो भाई मैं उम्मीद कर रहा था कि दे विल गिव अस अ फाइट, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया। बट चेल्सी से मैं फुल्ली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चेल्सी के अगेंस्ट हमारा मैच काफ़ी टक्कर का होगा और वहाँ पे देखना बाकी है कि क्या क्या चीज़ हमारे लिए वर्क करती है और क्या नहीं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगा पूरे मैच को देख के, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।